हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम करेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 3 विस्तार बुक से, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है? इस चैप्टर का नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में हमें एंटार्क्टिका के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और एंटार्क्टिका को ही एंड ऑफ द अर्थ माना जाता है क्योंकि वहाँ पर साउथ पोल लाई करता है। इस चैप्टर की जो ऑथर हैं उनका नाम है तिशानी दोशी। ये एक इंडियन ऑथर हैं। इसके अलावा ये पोइट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और डांसर भी हैं। इन्होंने अपना पूरा काम चेन्नई में ही किया है और ये चेन्नई में ही पैदा हुई थी, यानी चेन्नई ही इनका होम टाउन है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 1975। इनकी करंट एज आज 45 ईयर्स है। दिस चैप्टर इज़ ए ट्रैवलॉग। जो ये चैप्टर है ये एक ट्रैवलॉग है, यानी इस चैप्टर में ऑथर ने हमें उनके द्वारा ट्रैवल की हुई एक जगह के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कि उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा, क्या क्या एक्सपीरियंस किया और उनको वहाँ पर जाकर कैसा लगा। इन दिस चैप्टर द राइटर डिस्क्राइब्स हर जर्नी टू एंटार्क्टिका। इस चैप्टर में राइटर ने एंटार्क्टिका की अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस किया है हम लोगों से, जिसे एंड ऑफ द अर्थ माना जाता है। दिस जर्नी वाज ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम कॉल्ड स्टूडेंट ऑन आइस। ये जर्नी एक कार्यक्रम का पार्ट थी, यानी ये एक एजुकेशनल टूर था जो कि ऐसे एक स्टूडेंट ऑन आइस नाम के प्रोग्राम पर बेस्ड था, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स को एंटार्क्टिका में ले जाया गया। इट एम्ड एट टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। इस प्रोग्राम में उनको ये सिखाया गया कि इस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है कि हम अपने इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें ताकि वो भविष्य में हमारे काम आए और हमारी पृथ्वी बच सके। अब पढ़ने से पहले ऑथर हमें कहती हैं कि इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द एंटार्क्टिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। ऑथर बताती हैं कि यदि आप किसी भी प्लैनेट के भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के बारे में पूरी तरीके से जानना चाहते हैं तो एंटार्क्टिका वो सबसे बढ़िया जगह है जहाँ पर आप ये सभी चीज़ें पता लगा सकते हैं। यानी अगर हम अपनी अर्थ के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, जो उसके साथ पहले घटित हुआ, जब हो रहा है और जो भविष्य में भी होगा, तो उसके लिए एंटार्क्टिका को अगर हम विजिट कर लें तो हमें सब कुछ पता चल सकता है अगर आप वहाँ पर ध्यान दें और ये रिसर्च करें। अब ऑथर हमें गुड विशेस देते हुए कहती हैं कि बोन वॉयेज ये एक ऐसा वर्ड है जो गुड विशेस को एक्सप्रेस करने के लिए अपने साथी, अपने दोस्त, अपने पार्टनर को कहा जाता है जब वो एक जर्नी पर जा रहे होते हैं। यानी ऑथर हमें कंप्लीट जर्नी का एक्सपीरियंस देने के लिए हमारे साथ इस चैप्टर की जर्नी पर जाने के लिए तैयार हैं और वो कहती हैं हमें बोन वॉयेज, यानी आइए इस सफ़र पर साथ में मिलकर बढ़ते हैं। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड ए रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक सोकोल्स्की। ऑथर कहती हैं कि जिस साल उन्होंने एंटार्क्टिका पर अपनी यात्रा को आरंभ किया, यानी जिस साल वो एंटार्क्टिका पर जाने के लिए तैयार थी, वो अपने आप को पाती हैं एक रशियन रिसर्च वेसल पर, यानी एक ऐसी शिप पर जो कि खास तौर पर एजुकेशनल टूर्स के लिए डिज़ाइन की गई होती है, जहाँ पर एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक नंबर ऑफ पीपल किसी रिसर्च के लिए जाते हैं सी के अंदर, समुद्र के अंदर, ताकि वो वहाँ की हर चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। इस शिप का नाम था द एकेडमिक सोकोल्स्की और ये आम शिप से बहुत ज़्यादा अलग थी। ये स्पेशली रिसर्च पर्पस के लिए ही बनाया गया था। अब ये जो पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारे चैप्टर में तो इंक्लूड नहीं है, परंतु मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के पर्पज़ से इस पेज को लिख कर लेके आया हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें। अगर आप चाहें तो इसे याद करें और नहीं चाहते तो केवल एक बार ध्यान से पढ़ लें। द एकेडमिक सोकोल्स्की, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ शिप के बारे में कि एकेडमिक सोकोल्स्की नाम की शिप क्या है। इट इज़ एन आइस स्ट्रेथन्ड शिप, यानी ये एक ऐसी शिप है जिसका बर्फ़ भी कुछ नहीं उखाड़ सकती। यानी अगर ये जहाज़ किसी बर्फ़ के आइसबर्ग से भी टकरा गया तो ये डूबेगा नहीं, जैसा कि टाइटैनिक के साथ हुआ था। जैसे कि टाइटैनिक बर्फ़ के साथ टकरा कर डूब गया था, ऐसे ये किसी बर्फ़ की चट्टान के साथ टकरा कर नहीं टूट सकता। बिल्ट इन फिनलैंड इन 1982। इस शिप को फिनलैंड के अंदर 1982 के अंदर बनाया गया था एंड यूज्ड फॉर ओशियोनोग्राफिक रिसर्च। और इस शिप को ओशियोनोग्राफिक रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है, यानी ऐसी रिसर्च जो ओशियन
के ऊपर की जाती है, यानी एक साइंटिफिक स्टडी जो ओशन के बारे में होती है, एक ऐसी रिसर्च के लिए इस शिप को यूज़ किया जाता था। शी इज़ नेम्ड आफ्टर रशियन ओशियनोग्राफर यूली शोकल्स्की। इस शिप का नाम एक रशियन ओशियनोग्राफर के ऊपर रखा गया है, यानी एक ओशियनेटिक साइंटिस्ट जो कि रशिया से थे, उनके ऊपर इसका नाम है। उनका नाम था यूली शोकल्स्की और इसलिए इस शिप का नाम भी रखा गया द अकेडमिक शोकल्स्की। दीज काइंड ऑफ शिप्स आर परफेक्ट फॉर एक्सपेडिशन ट्रैवल। और जो इस प्रकार की शिप होती हैं वो एक्सपेडिशन ट्रैवल के लिए परफेक्ट मानी जाती हैं, यानी एक ऐसा ट्रैवल जिसमें एक नंबर ऑफ पीपल को किसी रिसर्च या किसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए ले जाया जाता है। अब उधर हमें कहती हैं कि एकेडमिक शोकल्स्की में बैठने के बाद वो देखती हैं कि इट वाज हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एंटार्क्टिका। कि जो एकेडमिक शोकल्स्की है वो दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट और विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रहा था, जो था एंटार्क्टिका। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। ऑथर कहती हैं कि उनकी जो जर्नी है वो इक्वेटर से 13.09 डिग्रीज नॉर्थ की तरफ एक जगह है जिसका नाम है मद्रास, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब आप पहली फ़ोटो में गौर से देखिए, इक्वेटर की रेड कलर की लाइन आपको दिख रही होगी और उसके ऊपर लिखा होगा एक ब्लैक कलर की लाइन में एरो के साथ 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो यही वो जगह है जहाँ से ऑथर की जर्नी शुरू हुई। और अगर आप नीचे कलर्ड फोटो में देखें तो आप पाएंगे कि ये जो जगह है जहाँ पर ये 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर को दर्शाया जा रहा है वो और कहीं नहीं, इंडिया में ही एक जगह है। और जो ये इंडिया में जगह है उसका नाम है मद्रास, जैसा कि आपको थर्ड फोटो में दिख रहा होगा। और आज मद्रास को चेन्नई के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर ऑथर बड़ी हुई हैं, जहाँ पर वो अपना काम कर रही हैं। तो ऑथर कहती हैं कि उनके होम टाउन से ही उनकी जर्नी की शुरुआत हुई थी, जो 13.09 डिग्रीज नॉर्थ की तरफ है इक्वेटर से। हर जर्नी इन्वॉल्व क्रॉसिंग। अब ऑथर कहती हैं कि उनकी जर्नी में बहुत सारी चीज़ों से उनको गुजरना पड़ा, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जिनको उनको पार करना पड़ा। तो वो उन चीज़ों के नाम बताती हैं। 9 टाइम जोन्स, यानी 9 तरह के उनको टाइम जोन्स मिले। टाइम जोन का मतलब वो होता है कि एक कंट्री का पर्टिकुलर टाइम। अब हम जानते हैं कि हर कंट्री का टाइम अलग होता है, जैसा कि इंडिया में अभी दिन है तो अमेरिका में रात हो रही होगी, तो ऐसा टाइम के फ़र्क के कारण है। तो इसलिए ऑथर कहती हैं कि उनको 9 तरह के टाइम जोन्स, यानी 9 तरह के अलग कंट्रीज़ के अंदर से, यानी और प्लेसेस के अंदर से गुजर कर जाना पड़ा, जहाँ पर 9 बार समय के अंदर परिवर्तन आया। 6 चेक पॉइंट्स। अब चेक पॉइंट उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर 2 कंट्री आपस में मिलती हैं, यानी 2 कंट्रीज़ के बॉर्डर को चेक पॉइंट कहा जाता है। तो ऑथर को ऐसे 6 चेक पॉइंट से गुजरना पड़ा। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, यानी ऑथर को 3 तरह के समुद्र से होकर गुजरना पड़ा। एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, और इस लाइन का मतलब है कि ऑथर को कम से कम 3 इकोस्फीयर से तो गुजरना ही पड़ा, यानी इकोस्फीयर्स की संख्या कुछ निश्चित नहीं है कि कितने तरह के इकोस्फीयर्स से वो गुजरी, क्योंकि इकोस्फीयर उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर जीवित वस्तुएं सही ढंग से रह सके, यानी वो स्थान ब्रह्मांड के अंदर जहाँ पर हर जीवित प्राणी योग्य रूप से रह सके, जो उसके रहने लायक जगह हो। तो ऐसी जगह तो बहुत सारी हमारी अर्थ के अंदर जहाँ पर हम रहते हैं, या कोई छोटे कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे रहते हैं, सभी जीवित प्राणी हैं। तो इसलिए ऑथर कहती हैं कि कम से कम वो 3 तरह के इकोस्फीयर से तो गुजरी होंगी जहाँ पर अलग अलग प्राणी जीवित हैं। इसके अलावा ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है इकोस्फीयर्स की। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर। अब ऑथर बताती हैं कि जिस समय उन्होंने अंटार्कटिका के ऊपर असल में कदम रखा, उस टाइम तक वो ट्रैवल कर चुकी थी 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एरोप्लेन एंड शिप। कि उनको ट्रैवल करते हुए 100 घंटे हो गए थे, यानी मद्रास से लेकर अंटार्कटिका की जर्नी में उन्हें 100 आवर्स यानी 100 घंटे का समय लगा, जिसमें उन्होंने कार के साथ भी ट्रैवल किया, कहीं कहीं उनको प्लेन में भी ट्रैवल करना पड़ा, और शिप में तो उन्होंने ट्रैवल किया ही, जो थी एकेडमिक शोकल्स्की। अब एक फ़ोटो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आप देख सकते हैं कि एशिया और अंटार्कटिका कितनी दूर है, और एशिया में ही इंडिया है। तो आप देख सकते हैं एशिया के बिल्कुल साउथ में जहाँ पर इंडिया का एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है, जहाँ पर श्रीलंका भी है, वहाँ से अंटार्कटिका मैप में ही कितना दूर दिख रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ऑथर ने कितनी लंबी यात्रा तय की होगी अपनी इस जर्नी के अंदर। माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका एक्सपेंस वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वाज रिलीफ। ऑथर बताती हैं कि जो पहली फीलिंग अंटार्कटिका पर खड़े होने के बाद उसके सफ़ेद लैंडस्केप यानी उसके
पूरे सफ़ेद वातावरण भूभाग को देखने के बाद और अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन यानी अनंत अक्षतिज यानी होराइजन को देखने के बाद जो आई वो था रिलीफ यानी एक आराम की फीलिंग उनको मिली कि फाइनली वो इतनी लंबी जर्नी कवर करके अंटार्कटिका पर आ चुकी हैं। होराइजन उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर धरती और आकाश आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप सबसे नीचे वाली फ़ोटो में देखें तो आपको यहाँ पर अंटार्कटिका की वाइट लैंड के साथ आकाश मिलता हुआ एक जगह पर दिखाई देगा। जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है। इसी तरह की दृश्य को होराइजन कहा जाता है। तो उत्तर कहती हैं कि इस वाइट ब्यूटी को और होराइजन को देखने के बाद उनको एक आरामदायक खुशी मिली कि अंत में वो अंटार्कटिका में तो पहुँच गई अपने 100 घंटे का सफ़र तय करके। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। और अब उत्तर कहती हैं कि जो ये आराम की फीलिंग थी ये और भी ज़्यादा बढ़ गई, ये और भी ज़्यादा दुगनी हो गई जब उन्होंने वहाँ के आश्चर्यजनक गहरे गहरे वंडर्स यानी बहुत ही अचंभित कर देने वाले स्थानों को देखा कि ऐसा स्थान जो हमारी दुनिया में अंटार्कटिका के अलावा कहीं नहीं मिलता। उन्होंने ऐसे बहुत सारे दृश्य देखे जिससे वो बिल्कुल अंदर तक झंझोड़ गई, जिससे वो खुश हो गई, जिससे उनको एक अद्भुत ही खुशी में डाल दिया। वंडर एट इट इमेंसिटी। ऑथर कहती हैं कि उनको इस अंटार्कटिका के बड़े बड़े आइसबर्ग्स पहाड़ों बर्फ़ की चट्टानों को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और इट्स आइसोलेशन, और उनको यहाँ के एकांत पर भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि अंटार्कटिका इतना सुंदर तो है परंतु यहाँ पर बहुत ज़्यादा खालीपन है। यहाँ पर क्योंकि इंसान नहीं रहते, यहाँ पर केवल जानवर ही रहा करते हैं जो वहाँ के क्लाइमेट में सुटेबल रूप से रह सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही खालीपन है। इसको भी देखकर उन्हें एक खुशी हुई और आश्चर्य हुआ। बट मेनली एट हाउ कुड एवर बीन हैव ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। अब उत्तर कहती हैं कि सबसे ज़्यादा आश्चर्य उनको ये बात जानकर हुआ कि एक समय ऐसा भी था जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही भूभाग के पार्ट थे, यानी इंडिया और अंटार्कटिका एक टाइम पर एक ऐसे लैंड के पार्ट थे, एक ऐसी ज़मीन के दो टुकड़े थे जो आपस में जुड़े हुए थे और बाद में वो अलग हो गए। यानी इंडिया और अंटार्कटिका के बीच में कोई समंदर नहीं था, वो दोनों आपस में बाउंड्री के साथ लगे हुए थे। अब उधर हमें अंटार्कटिका की कुछ इतिहास के बारे में बताना चाह रही हैं, इसलिए उन्होंने लिखा है पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, यानी अंटार्कटिका का कुछ इतिहास वो हमें बताती हैं कि 650 मिलियन ईयर्स अगो। वो कहती हैं कि 650 साल पहले ए जाइंट एमलगेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडिड एग्जिस्ट, कि इतने साल पहले एक साउथ में यानी दक्षिण की तरफ एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था, यानी एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो आज के कई सारे कॉन्टिनेंट से मिलकर बना हो। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उनमें से पहले कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे थे जो आपस में जुड़े हुए थे, जो अलग नहीं थे, यानी जिनके बीच में समंदर नहीं था। तो ऐसा एक सुपर कॉन्टिनेंट उन्होंने बना रखा था जिसका नाम था गोंडवाना, जिसको आप फोटो में देख सकते हैं। इसके अंदर 5 कॉन्टिनेंट हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑथर कहती हैं कि इतने साल पहले ये सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। और ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है ये आज के अंटार्कटिका के पास सिलाई करता था, यानी जहाँ पर आज का अंटार्कटिका पाया जाता है वहाँ पर ये गोंडवाना नाम का सुपर कॉन्टिनेंट पाया जाता था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। उस समय बहुत सारी चीज़ें अलग हुआ करती थी, जैसे कि ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन ग्लोबल सीन। अभी मानव का जन्म नहीं हुआ था, अभी पृथ्वी पर डायनासोर्स रह रहे थे और अभी इंसान अस्तित्व के अंदर नहीं आया था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर। उस समय क्लाइमेट भी बहुत गर्म हुआ करता था, अंटार्कटिका पर भी धूप निकला करती थी, इतनी ठंड नहीं हुआ करती थी अंटार्कटिका पर जितनी आज है। होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा। और उस समय अंटार्कटिका पर बहुत सारे पेड़ पौधों की जनजातियाँ भी पाया जाया करती थी। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधों की जनजातियाँ, यानी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे। तो यहाँ पर कुछ पेड़ पौधों के नाम मैंने ढूंढ कर लिखे हैं जो अंटार्कटिका पर मिलते हैं, जैसे कि एल्गी, मॉसेस, लीवरवोट्स, लीचन्स और कुछ फंगी भी मिलती हैं अंटार्कटिका पर आज के समय में। उस समय भी और आज भी यहाँ पर एक ह्यूज वैरायटी ऑफ फौना पाई जाती है, यानी बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ हैं पेंगुइन्स, एलिफेंट सील हैं, लियोपार्ड सील, टूथंड वेल्स और ब्लू वेल्स। ये वहाँ के कुछ जानवर हैं जो वहाँ पर आज भी मिलते हैं। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। ऑथर बताती हैं कि जब उन्होंने रिसर्च किया तो उनको पता चला कि जो गोंडवाना नाम का सुपर कॉन्टिनेंट है वो 5 साल तक अपना विस्तार करता रहा, यानी 5 साल तक उसमें नई नई ज़मीनें जुड़ती गई और वो अंत में 5 कॉन्टिनेंट का एक सुपर कॉन्टिनेंट खड़ा हो गया। और इन 5 कॉन्टिनेंट को एक सुपर कॉन्टिनेंट को बनाने में
जो कि गोंडवाना है उसमें 500 मिलियन साल लग गए थे। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट, परंतु जिस समय डायनासोर धरती पर से खत्म हो गए, जिस टाइम मीटेरोइड्स धरती पर टकराए जिससे डायनासोर्स का अंत हो गया, एंड एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडरवे, और जिस समय मानव धरती पर जन्म लेने ही वाला था, यानी डायनासोर से खत्म होने के बाद और मानव के धरती पर जन्म लेने से पहले का जो बीच का वक्त था, उस समय कुछ ऐसा हुआ धरती के ऊपर, द लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, जिसकी वजह से जो वो लैंडमास था, जो वो गोंडवाना नाम का भूभाग था, वो देशों के अंदर बट गया। वो 5 कॉन्टिनेंट उसमें से अलग हो गए और वो शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और उन्होंने हमारी पृथ्वी को एक ऐसा रूप दिया जैसा वो आज दिखता है, जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स अलग हो चुके हैं और अभी भी ये ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है। यानी गोंडवाना टूट गया इस तरीके से। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। ऑथर कहती हैं कि अब अंटार्कटिका को अगर हम विजिट करें तो हम उस इतिहास का एक हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि कभी हमारी भी मौत होगी और हम भी किसी और के द्वारा जांच किए जाएंगे। तो ऑथर कहती हैं कि अगर आज अंटार्कटिका विजिट कर लें तो हम भी एक हिस्ट्री का, एक इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। तो गेट ए ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, अगर हम अंटार्कटिका को विजिट करते हैं तो हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एक आइडिया मिलेगा कि हमारा जन्म कैसे हुआ, यानी मैमल्स इस पृथ्वी पर कैसे आए, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और अब हम किस ओर बढ़ रहे हैं, हमारी जो कंडीशंस है वो किस तरफ जा रही हैं, यानी हमारे भविष्य का भी हमें कुछ आइडिया लग जाएगा अंटार्कटिका पर जाने से। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शीट्स। ऑथर कहती हैं कि ऐसा हमें इसलिए करना चाहिए ताकि हम कोर्डिलेरन फोल्ड्स और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शीट्स की इम्पोर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस, उसका इम्पोर्टेंट मीनिंग निकाल कर पता कर सकें। यानी कोर्डिलेरन फोल्ड्स कुछ ऐसी ट्रफ हैं, कुछ ऐसे गड्ढे होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर बन जाते हैं, और ये गड्ढे प्री कैम्ब्रियन पीरियड यानी आज से 600 मिलियन साल पहले बनना शुरू हुए थे, और इनका निर्माण मेसोजोइक एज में ख़त्म हो गया, यानी 65.5 मिलियन ईयर्स पहले ये बनना बंद हो गए, परंतु ये एग्जिस्ट आज भी करते हैं। यानी अब इनकी फॉर्मेशन तो बंद हो चुकी है 65.5 मिलियन ईयर्स पहले, जो कि आज से 600 साल पहले बनना शुरू हुए थे, परंतु ये एग्जिस्ट आज भी करते हैं। और ये ज़्यादातर ऐसे रॉक्स हैं, ऐसी चट्टानें हैं जो नॉर्थ अमेरिका के पास डिपॉजिट हो चुकी हैं। इनका निर्माण तब होता है जब कई सारे पहाड़, माउंटेन रेंजेस आपस में मिल जाती हैं और पहाड़ों के बीच में जो खाली स्पेस रह जाता है वो ऐसी खाइयों का निर्माण कर देता है, जिसको कोर्डिलेरन फोल्ड्स कहते हैं। और क्योंकि अंटार्कटिका पर बर्फ़ के पहाड़ हैं तो यहाँ पर भी ये पाया जाता है। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शीट्स कुछ ऐसी ग्रेनाइट के बनी हुई चट्टानें हैं, परतें हैं पत्थरों की, जो कि आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनना शुरू हुई थी। यानी जो कैम्ब्रियन नाम का पीरियड है, यानी आज से 540 मिलियन ईयर्स पहले के समय को प्री कैम्ब्रियन पीरियड कहा जाता था, और 540 मिलियन वर्ष के बाद वाले समय को कैम्ब्रियन पीरियड कहा जाने लगा। तो इन शीट्स का निर्माण 540 मिलियन साल पहले, या कैसे कहे तो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, और ये अंटार्कटिका पर आज भी एग्जिस्ट करती हैं, इसका हमें सबूत मिलता है। अंटार्कटिका पर जाने से हमें ओजोन और कार्बन का भी इम्पोर्टेंस पता चलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंटार्कटिका पर एक ओजोन होल भी पाया गया था। तो इससे और कार्बन के द्वारा हम कार्बन डेटिंग करके, वहाँ के पत्थरों की जांच करके ये पता लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका का इतिहास कितना पुराना है। अंटार्कटिका पर जाकर हमें इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि जिस टाइम अंटार्कटिका अकेला नहीं था, जिस टाइम वो गोंडवाना के अंदर एक अलग जगह थी और इंडिया और साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका भी वहाँ पर हुआ करते थे, उस टाइम वहाँ पर डायनासोर थे, परंतु बाद में वो एक्सटिंक्ट हो गए और मैमल्स का भी जन्म हुआ बाद में। तो अंटार्कटिका पर जाकर हमें हमारे इवोल्यूशन कि हम इवोल्यूट कैसे हुए, हम अपने बंदर की एज से आगे कैसे बढ़े, और हमारे पहले जो जातियाँ थी वो एक्सटिंक्ट कैसी हो गई, इन सभी का सबूत भी हमें अंटार्कटिका पर मिलता है। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, अगर ऑथर हमें बताती हैं कि अगर आप ये सोचें कि 1 मिलियन यानी 10 लाख साल पहले क्या हुआ था, या 10 लाख सालों के अंदर क्या हो सकता है, इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग। तो ये आपको दिमाग चकरा देगा, क्योंकि अब ऑथर को पता चल रहा है कि करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले क्या हुआ था, तो इसलिए वो इन सभी देखकर चीज़ों को चकरा गई हैं, अचंभित हो गई हैं। तो ऑथर हमें यही कहती हैं कि अगर आपको भी ये जानने का मौका मिले तो आप भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इमेजिन, ऑथर कहती हैं कि अब कल्पना कीजिए, इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है गोंडवाना से टूटकर, और
इंडिया गोंडवाना से टूटकर एशिया के अंदर अपने आप को भिड़ा देता है, उसके अंदर जोड़ देता है, बक्कल कर देता है और एशिया और इंडिया की टक्कर होने के कारण हिमालयाज़ की फॉर्मेशन होती है। यानी उतना ही बताती हैं कि जब इंडिया अंटार्कटिका से अलग हुआ, गोंडवाना से अलग हुआ, तो वो एशिया में जाकर भिड़ गया और एशिया में जुड़ते ही वहाँ पर पत्थरों के जो टुकड़े थे वो ज़मीन से बाहर निकले और हिमालयाज़ का वहाँ पर निर्माण हो गया, जैसा कि आपको इस फोटो के अंदर दिखाई दे रहा होगा, जो कि टॉप पे इस पेज पर लगी हुई हैं। अब उधर बताती हैं कि जब गोंडवाना टूटा तो साउथ अमेरिका भी ड्रिफ्ट होकर यानी खिसक कर नॉर्थ अमेरिका में जा मिला, नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ गया, जो कि एक दूसरे महाद्वीप लारूसिया में स्थित था और इसके कारण ही वहाँ पर ड्रेक पैसेज का निर्माण हुआ और एक कोल्ड सर्कमपोलर करंट बन गया। ड्रेक पैसेज साउथ अमेरिका और आज के अंटार्कटिका के बीच में जो पानी का स्थल है, जो कि वाटर बॉडी है, यानी जो पूरा समुद्र का हिस्सा है, जो कि साउथ अमेरिका के केप हॉर्न से लेकर अंटार्कटिका के स्टेटलैंड आइसलैंड तक फैला हुआ है, उसको ड्रेक पैसेज कहा जाता है, जैसा कि आपको नीचे टेक्स्ट में और फोटो में दिख रहा होगा। फोटो में ड्रेक पैसेज को ध्यान से देखें, वहाँ पर आपको ऊपर केप हॉर्न मिलेगा जो कि साउथ अमेरिका में है और नीचे आपको लिखा मिलेगा साउथ स्टेटलैंड जो कि अंटार्कटिका के अंदर आइलैंड है। तो उधर कहती हैं कि गोंडवाना से टूटकर साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में मिल गया और इसी के कारण जो बीच का पानी का स्थल बना उसे ड्रेक पैसेज कहा जाने लगा। द एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट ACC इज एन ओशियन करंट दैट फ्लोज क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अराउंड अंटार्कटिका। अब जो सर्कमपोलर करंट की बात की गई है ऑथर के द्वारा, वो एक ऐसा करंट है, यानी पानी का ऐसा बहाव है, पानी का ऐसा बवंडर है, गोल चक्कर है, जो कि ड्रेक पैसेज के बनने के कारण बना। यानी जब ड्रेक पैसेज बना उसी के कारण सर्कमपोलर करंट भी अस्तित्व में आया, जो कि ड्रेक पैसेज से होते हुए वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज अंटार्कटिका के चारों तरफ घूमता रहता है। यानी क्योंकि ड्रेक पैसेज अंटार्कटिका में वेस्ट की तरफ है, तो ये करंट पानी का जो बहाव है वो वेस्ट स्टार्ट होता है और ईस्ट की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता रहता है, जैसा कि आपको फोटो के अंदर दिख रहा होगा। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीजिड, डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। और इस ग्रेट सर्कमपोलर करंट के कारण ही और ड्रेक पैसेज के कारण ही आज तक अंटार्कटिका एक सर्दमय यानी एक बहुत ही ठंडा स्थान रहा है। इसी कारण से अंटार्कटिका पर लोग नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए यहाँ पर एक दुखीपन फैला हुआ है चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पर लोनलीनेस है, कोई पूरा एकांत है। यहाँ पर जीव जातियों में केवल जानवर ही मिलते हैं, इंसानों का नामो निशान अंटार्कटिका पर नहीं है। और इसी कारण से अंटार्कटिका दुनिया में सबसे बॉटम पर यानी साउथ में, दक्षिण में जा चुका है, जैसा कि आपको वर्ल्ड मैप पे मैंने पहले दिखाया था। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ। अब क्योंकि ऑथर मद्रास चेन्नई से बिलोंग करती हैं, तो वो कहती हैं कि मेरे जैसे साउथ इंडियन के लिए जो सूरज की पूजा करते हैं, जहाँ पर हर टाइम सूरज निकला होता है मद्रास में, 2 weeks in a place where 90% of the earth total ice volumes are stored is a chilling prospect। ऑथर कहती हैं कि मेरे जैसे साउथ इंडियन के लिए एक ऐसी जगह पर रहना जहाँ 2 हफ्तों के लिए, जहाँ पर पूरी पृथ्वी का 90% बर्फ़ पाया जाता है, जहाँ पर पूरी पृथ्वी की 90% बर्फ़ स्टोर होती है, वहाँ पर एक ठंडा एहसास था। क्योंकि ऑथर को साउथ में रहने के कारण गर्मी में रहने की आदत है और अब वो दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर जा चुकी हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही अपोजिट, बिल्कुल ही विपरीत हो गया और इसलिए ही वो वहाँ पर जाकर बुली चिलिंग प्रोस्पेक्ट हो गई। यानी उनको शरीर इमेजिनेशन से पूरा ठंडा पड़ गया। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, यानी केवल उनके शरीर पर ये असर नहीं पड़ा, केवल उनको अंदर से ही ठंड नहीं लगी, बल्कि कल्पना में भी वो एक ठंडे एहसास का महसूस कर पा रही थी। यानी वो बिल्कुल से अंदर से हिल सी गई थी, उनको बहुत ही ठंडा एहसास हुआ अंटार्कटिका में जाकर। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू ए जाइंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रेस, बिलबोर्ड्स एंड बिल्डिंग्स। ऑथर कहती हैं कि अंटार्कटिका पर चलना एक पिंग पोंग बॉल पर चलने के समान है, कि जैसे एक पिंग पोंग बॉल पिचकती रहती है, वैसे ही अंटार्कटिका पर बर्फ़ कभी भी खिसक सकती है, कभी भी बर्फ़ के अंदर आवा पैर धस सकता है। तो इसलिए एक पिंग पोंग बॉल की तरह है अंटार्कटिका पर चलना, जहाँ पर कोई भी मानव का निशान नहीं है, जहाँ पर मानवों के होने का कोई भी सबूत नहीं मिलता, क्योंकि ना तो यहाँ पेड़ है, ना यहाँ पर कोई बोर्ड है, ना ही यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो कि मानवों ने बनाया हो, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि बर्फ़ के ऊपर कुछ भी चीज़ ऐसी बनाई जा सके जो कि खिसकती रहती हो हर समय। यू लूज आर अ 3 सेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड टाइम हेयर। ऑथर कहती हैं कि आप पृथ्वी पर जो भी चीज़ को कंसीडर करते हैं, यानी आपने पृथ्वी के ऊपर आज तक जो भी चीज़ देखी है या आपने जो भी समय महसूस किया है, वो यहाँ पर आप
कर आप सब भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो कि आपने आज तक देखी हो, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल बर्फ़ है। और यहाँ पर जो टाइम है वो भी बहुत भिन्न है। यहाँ पर हर रोज़ ना ही रात होती है ना ही दिन होता है, यहाँ पर टाइम का कोई अलग ही सिस्टम है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मिडजेस एंड माइट्स टू द ब्लू वेल्स। ऑथर कहती हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र एंटार्क्टिका पर जाती है वहाँ तक आप छोटे से छोटे जीव को लेकर बड़े से बड़े जीव को देख सकते हैं, जैसे माइट्स जो कि बहुत छोटे छोटे कण के जीव होते हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एनिमल है ब्लू व्हेल, वो भी यहाँ पर पाई जाती है। यानी यहाँ पर दुनिया का सबसे छोटा प्राणी से दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी भी पाया जाता है। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। और यहाँ पर जो आपको बर्फ़ की चट्टानें देखने को मिलती हैं वो देश जितनी बड़ी होती हैं। यानी आपको जो बर्फ़ की चट्टानें यहाँ मिलेंगी उसके अंदर एक पूरा देश समा सकता है। ऑथर बताती हैं कि जो लार्जेस्ट आइसबर्ग एंटार्क्टिका में आज तक पाया गया है वो बेल्जियम नाम के देश के साइज़ का था। यानी जितना बड़ा हमारा बेल्जियम नाम का देश है दुनिया में, उतना ही बड़ी यहाँ पर बर्फ़ की चट्टान पाई जा चुकी है। डेज गोन ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन शरल 24 आवर्स आफ्टर समर लाइट। ऑथर कहती हैं कि यहाँ दिन कभी ख़त्म ही नहीं होता, यहाँ 24 घंटे केवल रोशनी होती है, रात नहीं होती, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ है और जो हमारा सूरज है वो भी दक्षिण की तरफ ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पर 24 घंटे दिन का टाइम होता है। यहाँ पर आपको हर टाइम सूरज देखने को मिलेगा। एंड ए यूनिबिटिकस साइलेंस। और ऑथर कहती हैं कि यहाँ पर हर जगह आपको केवल शांति प्राप्त होगी, यहाँ पर थोड़ा सा भी शोर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमंस रहते ही नहीं। अनइंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलेंसेस। अब वो उधर कहती हैं कि जो यहाँ का साइलेंस है, जो यहाँ की शांति है, उसको केवल एक चीज़ डिस्टर्ब करती है, जो कि यहाँ पर हर वक्त होने वाले ग्लेशियर्स होते हैं, कैल्विंग आइस शीट। यानी जो यहाँ पर हर समय बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें गिर जाती हैं, बर्फ़ नीचे पहाड़ों पर से ढह जाती है। इनके अलावा यहाँ पर और किसी चीज़ की आवाज़ कभी होती ही नहीं, यहाँ पर केवल आपको बर्फ़ के गिरने की ही आवाज़ आएगी। कंसिक्रेट्स द प्लेस। और ये सारी चीज़ें इस एंटार्क्टिका को डेडिकेटेड है, यानी ये केवल चीज़ एंटार्क्टिका में ही पाई जाती है। एंटार्क्टिका के अलावा ये चीज़ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कंटेस्ट टू द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ऑथर कहती है कि एंटार्क्टिका एक इमर्सन है, यानी एक डीप मेंटल इन्वॉल्वमेंट में आपको ले जाएगा। एंटार्क्टिका आपको और आपके दिमाग को अपने अंदर इस तरह संभालेगा कि आप अपने आप को एंटार्क्टिका का एक पार्ट मानने लगोगे। आप इन्वायरमेंट की सेटिंग को देख सकोगे, आप हर जगह पर्यावरण को महसूस कर सकोगे, और अर्थ के भूभाग भूमंडल में आपका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल होने को तैयार हो जाएगा एंटार्क्टिका पर जाकर, क्योंकि एंटार्क्टिका आपके दिमाग के अंदर अपने आप को बसा लेगा। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। और ऑथर अब लास्ट में कहती हैं कि हम इंसानों के लिए प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रोग्नोसिस का मतलब एक कोर्स होता है मेंटल कंडीशन का। यानी जैसे ऑथर बता रही हैं कि एंटार्क्टिका अपने आप को हमारे दिमाग के अंदर बसा लेगा, एंटार्क्टिका हम पर हावी हो सकता है। अगर हम इसको हावी होने से ना रोकेंगे तो आप पागल भी हो सकते हैं अगर आप एंटार्क्टिका में ज़्यादा खो गए, और पागल होना हम मानवों के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए एंटार्क्टिका पर जाकर आप इतने आश्चर्यचकित भी मत होना कि आप अपने आप को एंटार्क्टिका में खो दो और कभी वहाँ से बाहर ना निकल पाओ। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर का पार्ट 1 मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जहाँ पर ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे में बताया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।